नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पिछले 6 माह के टॉप 100 करंट अफेयर को करेंगे। यूपीपीएससी आयोग जिस प्रकार से करंट अफेयर और स्टैटिक जीके मिक्स क्वेश्चन पूछता है आपकी परीक्षा में, सेम उसी पैटर्न पर यह सभी प्रश्न बनाए गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 फरवरी को पीसीएसजे की परीक्षा है। यह उस परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। साथ में जो लोग बीओ, आरओ और यूपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, यूपीपीएससी प्रीलिम, पीसीएसजे के लिए हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर हैं, इन पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसकी थीम रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन ए लार्ज बेसिन। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन जो है वह सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, इसकी जो दोनों स्टेटमेंट हैं वह सही है। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का आयोजन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और यह जो आयोजन है यह 15 से 17 दिसंबर के मध्य नई दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इसका उद्घाटन किया गया है और इसका जो उद्घाटन है वह केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका उद्घाटन किया है। और इसकी जो थीम रखी गई थी वह रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन ए लार्ज बेसिन। अगर यही हिंदी में पूछता है तो हिंदी में इसकी हिंदी जो हो जाएगी, एक बड़ी घाटियों में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। और इसमें कुल 5 पी पहलुओं पर ध्यान दिया गया है, 5P। और 5P में जो है पहला P आपका वो आपका पीपल हो जाएगा, दूसरा आपका पॉलिसी हो जाएगा, तीसरा प्लान, चौथा आपका प्रोग्राम और 5वां आपका प्रोजेक्ट होगा। तो यह 5P पर जो है आधारित था इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब किस संस्था ने लॉन्च किया है, G7, G20, नाटो या आसियान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, G7 ने इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया है और इसका जो उद्देश्य है वह ग्लोबल वार्मिंग कम करना इसका उद्देश्य है और यह ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब है। बात कर लेते हैं G7 की। तो G7 का भी हाल ही में इसका 48वां सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता है वो जर्मनी ने की थी। 2022 में इसका आयोजन किया गया था और वर्ष 2023 में जो इसका आयोजन होगा, नेक्स्ट जो सम्मेलन होने वाला है, उसकी अध्यक्षता वह आपका जापान करेगा। जापान इसकी अध्यक्षता करेगा। 2022 वाले में भारत ने भी भाग लिया था, यह आमंत्रित देश में था। और G7 में कुल 7 सदस्य हैं और यह आपके कनाडा है, जापान है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, USA है और UK है। तो टोटल जो है 7 सदस्य देश हैं G7 में। पहले इसमें रूस भी शामिल था। वर्ष 2014 में रूस जो है वह G7 से हट गया, पहले वह G8 के नाम से जाना जाता था। और पहली जो बैठक हुई थी G7 की वह 1975 में इसकी पहली बैठक हुई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दिया गया है। 2022 हुरुन ग्लोबल लिस्ट में दुनिया की 500 सबसे बहुमूल्य कंपनियों में भारत की 20 कंपनियां शामिल हैं। दूसरा स्टेटमेंट है अमेजन इस सूची में पहले स्थान पर है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि 2022 हुरुन ग्लोबल लिस्ट में दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में भारत की 20 कंपनियां शामिल हैं। और इसका जो दूसरा स्टेटमेंट वह गलत है।
अमेजन नहीं इस सूची में प्रथम स्थान पर है, बल्कि एप्पल जो अमेरिका कंपनी है वह पहले स्थान पर है। एप्पल जो है वह पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आपका माइक्रोसॉफ्ट है और तीसरे स्थान पर अल्फ़ाबेट है। इसकी अलग अलग लिस्ट बनी थी, एक देश वाइज बनी थी। देश वाइज में जो है जो लिस्ट बनी थी उसमें पहले स्थान पर अमेरिका है और अमेरिका की कुल 260 कंपनियां इसमें शामिल हैं। भारत इस सूची में 5वें स्थान पर है। भारत जो है 5वें स्थान पर और भारत कुल 20 कंपनियां शामिल हैं। दूसरे स्थान पर चीन है और चीन की कुल 35 कंपनियां शामिल हैं हॉरिज़ॉन्टल ग्लोबल लिस्ट में। और भारत की जो सबसे अच्छी जो कंपनी है पहले स्थान पर जो है वह आपकी रिलायंस इंडस्ट्री है इस सूची में, और दूसरे स्थान पर आपका TCS है और तीसरे स्थान पर आपका जो HDFC बैंक है वह तीसरे स्थान पर है। तो हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि 500 जो मूल्यवान कंपनी है उसमें भारत कुल 20 कंपनी शामिल है और इन 20 कंपनी जो पहला स्थान भारत की है वो आपके रिलायंस इंडस्ट्री है, दूसरे स्थान पर TCS है और तीसरे स्थान पर आपका HDFC है। अगर टोटल कंपनी वाइज देखा जाए तो इसमें पहले स्थान पर आपका अमेरिका जिसमें 260 कंपनी शामिल है और पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर आपका चीन है जिनमें 35 कंपनी शामिल है और भारत इसमें 5वें स्थान पर है। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 200 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? रोहित शर्मा, क्रिस गेल, ईशान किशन या केन विलियमसन? तो यह जो रिकॉर्ड है यह ईशान किशन ने बनाया है, सबसे तेज 200 रन बनाने का रिकॉर्ड, और इसके लिए उन्होंने कुल 126 बॉल खेली है। पहले यह रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम से था जिन्होंने 200 रन बनाने के लिए 138 बॉल खेली थी, और दोहरा शतक लगाने वाले यह भारत के चौथे बल्लेबाज बने हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन, सहवाग और रोहित शर्मा ने 200 रन बनाया था और यह चौथे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने वनडे में 200 रन बनाया है। यह भारतीय चौथे बल्लेबाज बने हैं और इन्होंने यह रिकॉर्ड बांग्लादेश के खिलाफ बनाया। यह भी आपकी परीक्षा में पूछ सकता है किस देश के खिलाफ, तो यह बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल, तमिलनाडु, राजस्थान या उड़ीसा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, तमिलनाडु जो है जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च करने वाला पहला जो है राज्य बना है, और तमिलनाडु के जो CM है MK स्टालिन ने इसे लॉन्च किया है। MK स्टालिन ने कहा है कि जो कार्बन तटस्थता का जो लक्ष्य भारत ने रखा है वर्ष 2070, इससे पहले जो है तमिलनाडु इस लक्ष्य को पूरा कर लेगा। कार्बन तटस्थता जो शब्द है इसको आप लोग जान लीजिए। इसका जो तात्पर्य होता है वह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी मात्रा को विभिन्न तरीकों से हटाने से है जिसकी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, ताकि उत्पादन और हटाई गई मात्रा को मिलाकर शून्य हो जाए। और भारत ने इसका जो लक्ष्य रखा है वो 2070 तक इसका लक्ष्य रखा है कार्बन तटस्थ होने का। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, हाल ही में चंद्रमा के लिए राशिद रोवर को UAE ने लॉन्च किया है और संयुक्त अरब अमीरात चंद्रमा पर रोवर उतारने वाला 5वां देश बन जाएगा। केवल एक, केवल 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि चंद्रमा के लिए राशिद रोवर UAE ने लॉन्च किया है और इसे SpaceX के फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। और यह जो रोवर का नाम रखा गया राशिद रोवर, यह दुबई के पूर्व शासक शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम के नाम पर रखा गया है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट वह गलत है। संयुक्त अरब अमीरात चंद्रमा पर रोवर उतारने वाला 5वां देश नहीं बल्कि चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ने जो है अपना रोवर चंद्रमा पर उतारा है और यह आपका चौथा बनेगा। इसमें राशिद रोवर है और जापान का होकुतो जो है वह आपका लैंडर है। होकातो R जो है यह आपका लैंडर है। रोवर जो है यह UAE का है, लैंडर आपका जापान का है और इसे लॉन्च किया गया है SpaceX फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है अमेरिका के। आते हैं अगला प्रश्न लोग। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला जो कथन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव किससे संबंधित है? प्लास्टिक प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, प्लास्टिक प्रदूषण संबंधित है। जस्ट ट्रांजिशन
इनिशिएटिव। दक्षिण अफ्रीका और केन्या ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव जो है इसकी घोषणा की है और इसके तहत जो है प्लास्टिक के कचरा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा और यह आपके प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन गोवा में किया है। दूसरा स्टेटमेंट है, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का पहला संस्करण 2002 में कोची में आयोजित किया गया था। केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन गोवा में किया है। और इसका जो दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का पहला जो संस्करण है वह 2002 में आयोजित किया गया था कोच्चि में और यह 2022 में जो आयोजित किया गया है यह इसका 9वां संस्करण है। और इसी आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 आयुष संस्थान की जो है आधारशिला डिजिटल माध्यम से रखी है, जिनमें आपका गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान की आधारशिला संस्थान की जो है उद्घाटन उन्होंने डिजिटल माध्यम से किया है। तो टोटल 3 जगह जो है इसका उद्घाटन किया गया है। गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से किया है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट हैं वह आपके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में चर्चा में रहा बेपोर उरु किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, ओडिशा या बिहार? बेपोर उर जो है यह एक विशेष प्रकार की नाव है और यह लकड़ी की नाव है और इसने आवेदन किया है जीआई टैग के लिए, इसीलिए यह जो है चर्चा में रहा है और यह आपके केरल से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है और हो सकता है आपका पेपर जब तक हो तब तक हो सकता है इसे जीआई टैग मिल भी जाए। तो जो भी चर्चा में चीज़ें रहेंगे उन सबको हम लोग कवर करते चले जाएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने वर्चुअली उड़ीसा में कितने जिला अदालत डिजिटलीकरण हब का उद्घाटन किया है? 5, 8, 7 या 10? इन्होंने जो उद्घाटन किया है टोटल 10 जिला डिजिटलीकरण हब का उद्घाटन किया है। और वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, यह भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनके पिताजी जो थे YV चंद्रचूड़, उनको जान लीजिए, वह भारत के सबसे लंबे समय तक जो है चीफ जस्टिस रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इनका जो कार्यकाल रहा वो सबसे अधिक रहा है। इस फैक्ट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न। RBI के अधीन गठित MPC मौद्रिक नीति समिति संदर्भ में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं। हाल ही में इसने रेपो रेट को 35 बेसिक पॉइंट बढ़ाकर 6.25% कर दिया है। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 या 1, 2 और 3। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है। मौद्रिक नीति समिति का जो अध्यक्ष होता है वह वित्त मंत्री नहीं होता बल्कि वह RBI का गवर्नर होता है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इसमें 3 सदस्य नहीं होते हैं बल्कि इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। इसमें आपके केंद्र सरकार के 3 सदस्य होते हैं और RBI की जो है 3 सदस्य होते हैं। तो टोटल जो है 6 सदस्य होते हैं। इसका जो तीसरा स्टेटमेंट यह सही है। हाल ही में जो इसने रेपो रेट को 35 बेसिक पॉइंट बढ़ाकर 6.25 कर दिया है और इससे पहले जो रेपो रेट था वो आपका 5.09% था। तो इस प्रकार जो है केवल 3 इसका जो ऑप्शन है वह सही है। सी ऑप्शन इसका सही है। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कृषि DSS के लिए कृषि मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है? रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या अंतरिक्ष विभाग? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, अंतरिक्ष विभाग के साथ कृषि मंत्रालय ने साझेदारी की है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए और यह अंतरिक्ष विभाग के उपग्रहों का उपयोग करेगा और अंतरिक्ष विभाग जो है यह PM के पास होता है। अंतरिक्ष विभाग जो है वह PM के पास होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का कौन संस्करण 16 से 29 दिसंबर से नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी नेपाल में आयोजित किया जा रहा है? 16वां संस्करण है, 14वां है, 15वां या 17वां है? तो यह आपका
16वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी नेपाल में। और इसका जो आयोजन होता है वो प्रत्येक साल होता है, हर साल जो है इसका आयोजन किया जाता है। और पिछला जो संस्करण, जो 15वां संस्करण आयोजित किया गया था, वह इंडिया में उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था सूर्य किरण का, और यह भारत और नेपाल के मध्य आयोजित किया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का 8वें संस्करण का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। और इसका जो पहला संस्करण है वो 2015 में आयोजित किया गया था। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, इसके जो दोनों स्टेटमेंट वह सही है कि जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का जो आयोजन है वह भोपाल में किया जाएगा। और यह इसका 8वां संस्करण है। और इसका जो आयोजन है वह 21 से 24 जनवरी 2023 में आयोजन इसका किया जाएगा। और इसका जो पहला संस्करण है वो 2015 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। और इसके लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, CSIR, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ये सभी जो है सामूहिक रूप से इसका आयोजन करेंगे भोपाल में। तो इसका जो तीसरा जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 13 दिसंबर 2022 को श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के अवसर पर सिक्का और डाक टिकट किसने जारी किया है? नितिन गडकरी, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या अमित शाह? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2022 को श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के अवसर पर सिक्का और डाक टिकट जो है वह जारी किया है। महर्षि अरबिंदो का जो जन्म हुआ था वो 1872 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कई किताबें लिखी है, जिनमें आपका द लाइफ डिवाइन जो काफ़ी चर्चित पुस्तक है, द लाइफ डिवाइन, द सीक्रेट ऑफ वेद, लेटर्स ऑन योगा, ये सभी जो है इनकी चर्चित पुस्तकें हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अमेरिका के इतिहास में पहली बार 2 महिलाओं के सिग्नेचर वाले नोट जारी किए गए हैं। आपको बताना है वो महिलाएं कौन सी हैं। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, इसका सही आंसर है। जेनेट येलेन और मैरिलिन मलिरबा जो है 2 महिलाएं जिन्होंने पहली बार महिलाओं के सिग्नेचर वाले जो है नोट जारी किए गए हैं अमेरिका के इतिहास में। जेनेट येलेन जो है ये वर्तमान में वित्त मंत्री हैं और कोषाध्यक्ष जो है वो मैरिलिन मलरिवा हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फिट @ एनी एज ए प्रैक्टिशनर्स गाइड जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? PV अय्यर, उत्कर्ष राय, करण बजाज या BKS अयंगर? तो इसका जो सही आंसर है, यह जो पुस्तक है यह PV अय्यर ने लिखी है। और PV अय्यर जो है यह पूर्व एयर मार्शल भी रहे हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी है फिट @ एनी एज ए प्रैक्टिशनर्स गाइड है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। फ्रांस इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप के तहत भारत के काजीरंगा परियोजना के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो है शामिल किया गया है। केवल एक सही है, केवल 2 सही, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट है वह सही है कि फ्रांस इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप के तहत भारत के काजीरंगा परियोजना के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता जो है वो फ्रांस देगा। इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि काजीरंगा को 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो है शामिल किया गया है। 1974 में काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था और बाद में वर्ष 2007 में जो है काजीरंगा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है और 1985 में से यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो है शामिल किया गया है। काजीरंगा जो है यह असम में स्थित है, असम में स्थित है और यहाँ पर जो है एक सींग गैंडे के लिए जो है काजीरंगा प्रसिद्ध है। एक सींग गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है, इसके जो दोनों स्टेटमेंट हैं वह आपके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 10 से 12 दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुरहाताल पक्षी विहार महोत्सव आयोजित किया गया है? प्रयागराज, बलिया, आजमगढ़ या बरेली?
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, बलिया में आयोजित किया गया है सुरहाताल पक्षी विहार महोत्सव। और यह महोत्सव 10 से 12 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष घोषित किया है? 2022, 2023, 2027 या 2025? तो इसका जो सही आंसर है वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष घोषित किया है। और इसका जो प्रस्ताव है वो भारत ने इसका प्रस्ताव दिया था। कदम मतलब मोटे अनाज, मोटे अनाज जैसे आपका बाजरा हुआ, रागी हुआ, जौ हुआ, ये सभी जो है मोटे अनाज हैं। 7वें भारत जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इसकी थीम सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा थी। आपको सही कथन की पहचान करनी है, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि 7वें भारत जल सप्ताह का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। और इसका जो आयोजन है वह 1 से 5 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है वो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। और यह इसका 7वां संस्करण है। पहला जो संस्करण है वह वर्ष 2012 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। और दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है, इसकी जो थीम रखी गई थी वह सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा इसकी थीम रखी गई थी। इसकी थीम इंग्लिश में भी आप लोग जान लीजिए, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्वलिटी इसकी थीम रखी गई थी। और इसमें 3 भागीदार देश थे। उनमें आपका डेनमार्क है, फिनलैंड और सिंगापुर जो है इसके भागीदार देश थे। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। इसके दोनों स्टेटमेंट हैं वह सही है। हाल ही में किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग या शिक्षा मंत्रालय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की है। और यह इसका 4था संस्करण है। पहला जो संस्करण था वह जून 2018 में इसका पहला संस्करण शुरू किया गया था। और यह साइबर पीस व मेटा के सहयोग से इसे शुरू किया गया था। और यह साइबर सुरक्षा संबंधित है। बात कर लेते हैं हम लोग राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है वर्ष 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वह जयंती पटनायक थी। जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। और वर्तमान में इस पद पर रेखा शर्मा जी हैं। रेखा शर्मा वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। टेक समिट का 25वां संस्करण टेक फॉर नेक्स्ट जेन थीम के साथ नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इस वर्ष जारी ग्लोबल इनोवेशन में जो इंडेक्स जारी किया गया था उसमें भारत की रैंक 40वीं है। सही कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है कि टेक समिट का 25वां संस्करण टेक फॉर नेक्स्ट जेन थीम तो सही है, लेकिन जो इसका आयोजन किया गया था वह नई दिल्ली में नहीं किया गया था, बल्कि यह बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। और इसका जो उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट वह सही है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वह 40वीं है। यह जो स्टेटमेंट वह सही है। और इसमें भारत की जो रैंक है वह 40वें, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर एक चीज़ और आप नोट कर लीजिएगा कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप में भारत का जो स्थान पूरी दुनिया में वह तीसरा स्थान है यूनिकॉर्न स्टार्टअप में। यह फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वह सिर्फ सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या असम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने देश में पहली बार एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जो है वह पेश किया है। इसका जो बी ऑप्शन है वह सही है। और भारत में एक प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था, वह 1992 में चलाया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में गांधी मंडेला फाउंडेशन ने किसे गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया है? दलाई लामा, श्री श्री रविशंकर, सदगुरु या रामदेव? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, तिब्बती गुरु दलाई लामा को
गांधी मंडेला फाउंडेशन ने गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है। हाल ही में इसने घर पोर्टल लॉन्च किया है। यह एक वैधानिक आयोग है। इसमें आपको सही विकल्प की पहचान करनी है, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाल ही में घर पोर्टल लॉन्च किया है। आप लोग घर के जो फुल फॉर्म जान लीजिए, यह परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। घर का जो फुल फॉर्म होगा वो आपका गो होम एंड रीयूनाइट होगा। गो होम एंड रीयूनाइट इसका फुल फॉर्म होगा और यह एक वैधानिक आयोग है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट है वह सही है। ऑप्शन सी सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया गया है? जमशेदपुर रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन, पटना रेलवे स्टेशन या चारबाग रेलवे स्टेशन? तो यह जो प्रमाण पत्र दिया गया है वह भोपाल रेलवे स्टेशन को दिया गया है, ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र। और यह प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने प्रदान किया है और यह 4 स्टार रेटिंग इन्हें दिया गया है। और यह ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला यह पहला स्टेशन नहीं है, बल्कि इससे पहले आनंद विहार रेलवे स्टेशन जो नई दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी स्टेशन जो महाराष्ट्र में है, मुंबई सेंट्रल स्टेशन, वडोदरा स्टेशन, चंडीगढ़ स्टेशन, इन सभी को यह प्रमाण पत्र जो है प्राप्त हो चुका है और हाल ही में भोपाल को यह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सफल परीक्षण APJ अब्दुल कलाम पर किया गया है। हाल ही में जो इसका सफल परीक्षण है वो APJ अब्दुल कलाम पर किया गया है, द्वीप पर किया गया है। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सही विकल्प की आपको पहचान करनी है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि हाल ही में इसका सफल परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ये आपके उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट वह गलत है, क्योंकि यह जो मिसाइल है यह सतह वार करने वाली मिसाइल है। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, होमर को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पे एक शब्द लिखा है फर्माक्राइसिस, इसे जो है कोलिन डिक्शनरी ने चुना है। कोलिन डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है फर्माक्राइसिस को। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस देश द्वारा ऑपरेशन बरखाने को समाप्त करने की घोषणा की गई है? अमेरिका, फ्रांस, चीन या रूस? तो ऑपरेशन बरखाने जो शुरू किया गया था वह फ्रांस के द्वारा शुरू किया गया था और इसे 9 नवंबर 2022 को फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुअल मैक्रोन ने इसे समाप्त करने की घोषणा कर दी है। और यह जो मिशन शुरू किया गया था यह आतंकवाद के खिलाफ मिशन शुरू किया गया था अफ्रीका में। अफ्रीका कुछ विशेष देश हैं जैसे आपका सेनेगल है, नाइजर है, अल्जीरिया है, कैमरून है, चाड है। इन देशों में यह मिशन चला गया था आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस के द्वारा, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है, बाली इंडोनेशिया में 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका विषय रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर था और इसका जो मुख्यालय है वो जर्मनी में है। सही विकल्प की पहचान करनी है, केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 या 1, 2 और 3। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि बाली इंडोनेशिया में 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है। इसका विषय रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर था। इसका जो तीसरा स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि G20 का जो मुख्यालय है वो कहीं है ही नहीं, जर्मनी में भी नहीं है। इस G20 का जो मुख्यालय है वो कहीं नहीं बनाया गया। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है, केवल 1 और केवल 2 जो है ये सही है। और इसका जो 18वां संस्करण आयोजित किया जाएगा वो भारत में आयोजित किया जाएगा, G20 का 18वां संस्करण। और भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से इसकी अध्यक्षता कर रहा है G20 शिखर सम्मेलन की। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यह आपके GS सेक्शन से प्रश्न बनाया गया है और जल्द ही आप लोगों को GS की प्रश्न सीरीज जो है देखने को मिलेगी।
इसी संबंधित एक प्रश्न बनाया गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह G20 के जो सदस्य देश हैं? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसका जो उत्तर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी प्रकार से डेली जो करंट अफेयर आप लोगों को इस प्रकार चलाया जाएगा, उसमें स्टैटिक के एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसका जो उत्तर है वह जो जीएस के करंट अफेयर जो जीएस की सीरीज शुरू की जाएगी उसमें उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, आसियान का कौन सा सदस्य पूर्वी तिमोर बनेगा? 10वां, 11वां, 12वां या 13वां? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 11वां सदस्य बनेगा आसियान का पूर्वी तिमोर। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आसियान का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आसियान का इसका जो फुल फॉर्म होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका फुल फॉर्म होगा। और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें वर्तमान में कुल 10 सदस्य देश हैं। इनमें आपका ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। तो टोटल 10 सदस्य वर्तमान में है। 11वां जो सदस्य बनेगा वह पूर्वी तिमोर बनेगा। पूर्वी तिमोर की आपको राजधानी जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूर्वी तिमोर की जो राजधानी है वो आपकी दिल्ली है। दिल्ली भारत की राजधानी है लेकिन दिल्ली जो है वो पूर्वी तिमोर की राजधानी है। और आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। और जकार्ता जैसे कि आप जानते हैं यह इंडोनेशिया में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाई है? जापान, रूस, स्विट्जरलैंड या चीन? तो यह जो ट्रेन चलाई गई है यह स्विट्जरलैंड द्वारा चलाई गई है, दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन। और यह ट्रेन कुल 1910 मीटर की है और इसमें कुल 100 डब्बे लगे हुए हैं। बात कर लेते हैं भारत के संदर्भ में, तो भारत द्वारा सबसे लंबी जो मालगाड़ी ट्रेन चलाई गई है वो 3.5 किलोमीटर की है और इसका जो नाम रखा गया है वो वासुकी रखा गया है। और इसमें टोटल 295 डिब्बे हैं। तो सबसे लंबी यात्री जो ट्रेन चलाई गई है वह स्विट्जरलैंड द्वारा चलाई गई है और कुल 1910 मीटर की है। और भारत की वासुकी जो है सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन है। अगला जो प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में म्यांमार को एफएटीएफ की काली सूची में शामिल किया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, एफएटीएफ के वर्तमान अध्यक्ष टी राजा कुमार हैं। सही विकल्प आपको चयन करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। अक्टूबर 2022 में म्यांमार को एफएटीएफ की काली सूची में शामिल किया गया है और यह ईरान और दक्षिण कोरिया के साथ है, ईरान और उत्तरी कोरिया के साथ इसे शामिल किया गया है। उस लिस्ट में जो है ईरान और उत्तरी कोरिया हैं और इसी के साथ जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है वर्तमान में। और इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि एफएटीएफ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह टी राजा कुमार हैं। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। दोनों जो स्टेटमेंट हैं आपके वह सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 6000 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है वह अरुणाचल प्रदेश में किया है। 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन की। और इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो एयरपोर्ट बनाया गया है जो काफ़ी चर्चा में रहा है। डोनी पोलो एयरपोर्ट ये आपके अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 संदर्भ में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, 2022 में टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। वर्ष 2025 में कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 1991-92 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और दो या एक, दो और तीन? इसका जो पहला स्टेटमेंट है गलत है क्योंकि शरद कमल अचंत जो है ये टेनिस खिलाड़ी नहीं है बल्कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। जल्दबाजी में जो गलती आप लोगों से यहीं होगी आपकी। तो इस प्रकार जो है वर्ष 2022 में एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है और यह जो आपके शरद कमल अचंत जी हैं और यह एक टेनिस प्लेयर हैं, टेबल टेनिस प्लेयर हैं। इसके तहत जो है पुरस्कार राशि जो दी जाती है वो 25 लाख रुपए इसके तहत जो है राशि दी जाती है। इसका दूसरा स्टेटमेंट यह सही है कि 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है और इसके तहत जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 15 लाख रुपए इसके तहत
पुरस्कृत राशि दी जाती है। और अर्जुन अवार्ड जो शुरू किया गया था वर्ष 1961 में इसे शुरू किया गया था। इसका तीसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 1991-92 में स्थापित किया गया है। और पहली बार जो यह पुरस्कार है वह शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद जी को पहली बार खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। विश्वनाथन आनंद को पहला जो है खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था 1991-92 के लिए। तो इस प्रकार जो है इसका दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट वह सही है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। पहला जो स्टेटमेंट वह सही है कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसका जो दूसरा स्टेटमेंट वह गलत है, क्योंकि स्वतंत्र भारत का पहला जो विधि आयोग बनाया गया था वह 1952 में नहीं बनाया गया था, बल्कि 1955 में बनाया गया था। और विधि आयोग की जो स्थापना की जाती है वह आपके 3 वर्ष के लिए की जाती है। 3 साल का जो है वह कार्यकाल होता है अध्यक्ष का। और पहले जो अध्यक्ष थे विधि आयोग के वो भारत के एम सीतलवाड़ थे। एम सीतलवाड़ जो है वह पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे और पहले विधि आयोग की स्थापना 1955 में की गई थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला जो प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और इसके साथ भारत में वर्तमान में ब्लू फ्लैग प्रमाणन तट कितने हैं आपको बताना है, 9, 11, 12 या 14। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कुल 12 भारत के ब्लू फ्लैग प्रमाण तट हो गए हैं। और जो 2 दिया गया है वह आपके लक्षद्वीप के मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को दिया गया है। और यह दुनिया के सबसे साफ समुद्र तट होते हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया जाता है। और यह भारत में अब कितने हो गए, टोटल 12 हो गए हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। दूसरा जो स्टेटमेंट है, 2023 में भारत एससीओ की अध्यक्षता करेगा। सही विकल्प का चयन करना आपको है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। एससीओ की जो बैठक आयोजित की गई थी वह 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित की गई थी। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। दूसरा स्टेटमेंट वह भी सही है कि वर्ष 2023 में भारत एससीओ की अध्यक्षता करेगा। और इसी के साथ ही भारत का जो शहर वाराणसी है, वाराणसी को 2022-23 के लिए एससीओ की पर्यटन एवं संस्कृति की राजधानी भी घोषित किया है। बात कर लेते हैं हम लोग एससीओ की। तो एससीओ की जो स्थापना की गई थी वो वर्ष 2001 में संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी और इसका जो सचिवालय है वो चीन की बीजिंग में इसका सचिवालय बनाया गया है। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में एससीओ की एससीओ के जो सदस्य बनते हैं और वर्तमान में एससीओ में कुल 8 सदस्य देश हैं। इनमें आपका कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत जो है इसके सदस्य देश हैं। इसका जो 9वां सदस्य 2023 में बनने को तैयार है वह आपका ईरान है। ईरान जो है वह 9वां सदस्य देश बनेगा वर्ष 2023 में। अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, इसका आंसर जो होगा आपका वो ऑप्शन सी, वो दोनों होगा। दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नवंबर 2022 में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, सुशील चंद्रा, अरुण गोयल, राजीव कुमार या संजीव कुमार। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है नवंबर 2022 में। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और वर्तमान में राजीव कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, राजीव कुमार। और भारत के पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह सुकुमार सेन जी थे। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यूएनईपी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला जो देश है वो चीन है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, विश्व बैंक ने कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट फॉर अक्टूबर 2022 जारी किया है। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल 1, केवल 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि यूएनईपी रिपोर्ट के अनुसार
प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में जो सर्वाधिक योगदान देने वाला जो देश है वो चीन नहीं है बल्कि अमेरिका है। इसमें जो है अमेरिका पहले स्थान पर है और यहाँ पर जो है 14 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य जो है उत्सर्जन होता है कार्बन का। इसको TCO2 इस प्रकार से डिनोट करते हैं। और पूरे विश्व का जो औसत टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य है वह आपका 6.3 है। इसमें पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर आपका चाइना है और चौथे स्थान पर आपका ब्राज़ील है। भारत का काफ़ी कम है, भारत का जो है वह 2.4 है। तो इस प्रकार जो है पहला जो स्टेटमेंट वह गलत है। दूसरा जो स्टेटमेंट ये आपका सही है कि विश्व बैंक ने कम्युनिटीज़ मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट फॉर अक्टूबर 2022 जो है वह जारी किया है। और यह जो रिपोर्ट है यह वर्ष में 2 बार जारी की जाती है, एक आपका अप्रैल में जारी की जाती है, दूसरी आपकी अक्टूबर में जारी की जाती है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा की कीमतें जो है वह कम होगी और इस रिपोर्ट को माना जाए तो वर्ष 2023 में जो इनकी कीमतें कम होंगी वह आपकी 11% होगी और 2024 में इनकी कीमतें जो कम होंगी वो आपके 12% तक कम हो सकती हैं वैश्विक ऊर्जा की कीमतें। तो इस प्रकार जो है इसका जो दूसरा ऑप्शन है केवल 2 ये आपका सही होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की है? IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT मद्रास या IIT बॉम्बे? तो इसकी जो स्थापना हुई है ये आपकी IIT रुड़की में हुई है जिसे रक्षा मंत्रालय ने स्थापित किया है। बात कर लेते हैं हम लोग DRDO की। तो DRDO जो स्थापना हुई है वो वर्ष 1958 में DRDO की स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह समीर वी कामत जी हैं। समीर वी कामत जी DRDO के वर्तमान चेयरमैन हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। गरुड़ 7 भारत की वायुसेना और फ्रांस द्वारा आयोजित एक द्विपक्षीय अभ्यास है। दूसरा जो स्टेटमेंट है हाल ही में इसका आयोजन जोधपुर में किया गया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें सही जो स्टेटमेंट है वो आपको पहचानना है। इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है कि गरुड़ 7 जो है यह भारत की वायुसेना और फ्रांस द्वारा आयोजित एक द्विपक्षीय अभ्यास है। और इसका दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है, हाल ही में जो इसका आयोजन किया गया है वो राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें जो है आपके राफेल, सुखोई, तेजस, जगुआर ये सभी जो हमारे लड़ाकू विमान है ये सभी इसमें भाग लिए थे। और यह जो है 7वां संस्करण है गरुड़ का। पहला जो संस्करण है वो वर्ष 2003 में से आयोजित किया गया था और यह हमारे वायुसेना का सैन्य अभ्यास है। और वर्तमान में मेजर एयर चीफ मार्शल हैं वो विवेक राम चौधरी जी हैं। विवेक राम चौधरी जी वर्तमान में एयर चीफ मार्शल हैं भारत के। तो इस प्रकार जो है इसके दोनों स्टेटमेंट है वो आपके सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, सोमालिया या नामीबिया? तो यह बने आपके ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा और इन्होंने बोल्सोनारो को हराया है जो पूर्व जो है राष्ट्रपति रहे हैं। और यह ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति बने हैं लूला डा सिल्वा जी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के संदर्भ में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है COP27 की बैठक 6 से 18 नवंबर 2022 के बीच मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित की गई है। दूसरा स्टेटमेंट है इसमें भारत ने इन आवर लाइफ टाइम अभियान को लॉन्च किया है। तीसरा स्टेटमेंट है अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की घोषणा की है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला ऑप्शन है, पहला जो स्टेटमेंट वह सही है कि COP27 की जो बैठक हुई है वह 6 से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र के शहर शर्म अल शेख में आयोजित किया गया है। यह आपकी COP27 की बात हो गई। और COP जो आपका 28 होगा यह UAE में आयोजित होगा। अगला जो वर्ष 2023 में आयोजित होने वाला है यह आपके UAE में आयोजित होगा। दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है कि इसमें भारत ने इन आवर लाइफ टाइम को अभियान जो है इसे लॉन्च किया है और इसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और साथ में जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में जो है मिलकर इसे शुरू किया है इन आवर लाइफ टाइम को। और इसका जो उद्देश्य है वह 18 से 23 वर्ष की आयु के युवाओं को अस्थायी जीवन शैली के संदेशवाहक बनाने के लिए
प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। और बाद में जो लाइफ मिशन है, लाइफ अभियान है, इसके लोगो और टैगलाइन को गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरेस हैं, उनकी उपस्थिति में लोगो और टैगलाइन को लॉन्च किया है। इसका जो तीसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन की घोषणा की है। और अरब अमीरात और इंडोनेशिया के साथ ही भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन जो है इस जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में शामिल हैं। तो इस प्रकार जो है इसके तीनों जो स्टेटमेंट हैं वह सभी सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लो। हाल ही में बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा रोकथाम के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया गया है? 31 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 18 नवंबर या 5 नवंबर? तो यह पहली बार मनाया गया इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह आपका 18 नवंबर को मनाया गया है, बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा रोकथाम के लिए विश्व दिवस, और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। नवंबर 2022 में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? अमेरिका, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया या जापान? तो यह जो मंजूरी दी है ये ऑस्ट्रेलिया कैबिनेट ने मंजूरी दी है नवंबर 2022 में। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है समझौते पर जो हस्ताक्षर हुआ था वह अप्रैल 2022 में ही हो गया था, और नवंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया की संसद ने इसे मंजूरी भी दे दी है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2022 के संदर्भ में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है इसका 8वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे हम लोग आईसीसी के नाम से जानते हैं, इसने ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2022 तक आयोजित किया है। दूसरा स्टेटमेंट है इंग्लैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप जीता है। इसमें कुल 10 टीमों ने भाग लिया था। इसमें आपको सही कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका सही है। इसका जो आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2022 आयोजित हुआ है यह इसका 8वां संस्करण आयोजित किया गया है, और यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक इसे आयोजित किया गया ऑस्ट्रेलिया में। तो पहला जो स्टेटमेंट यह सही है। दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि इंग्लैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया है और दूसरी बार आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप को जीता है, और इससे पहले इन्होंने वर्ष 2010 में इंग्लैंड ने आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप का जो खिताब है वह जीता था। तीसरा स्टेटमेंट यह गलत है। इसमें कुल 10 टीमों ने नहीं भाग लिया था, बल्कि 12 टीमों ने भाग लिया था। इसमें 2 पोल बने थे, ए और बी। पहले पोल में आपके 6 टीम थी और दूसरे पोल में भी आपके 6 टीम थी। तो टोटल जो है 12 टीमों ने भाग लिया था। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2 है वो आपके सही है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आप लोग और जान लीजिए। जो सबसे अधिक रन बनाए हैं वो आपके विराट कोहली बनाए हैं, जिन्होंने 269 रन बनाए हैं आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2022 में। और सबसे ज़्यादा जो विकेट लिए हैं वह श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा ने सबसे अधिक विकेट लिए, उन्होंने कुल 15 विकेट लिया है। और जो विजेता टीम रही है इंग्लैंड, इसके जो कप्तान रहे हैं वो जोस बटलर रहे हैं। जोस बटलर जो है वह इंग्लैंड कप्तान रहे हैं, जो विजेता टीम के कप्तान हैं। इसमें भारत ने जो वर्ष 2007 में पहली बार आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप खेला गया था, पहली बार 2007 में आयोजित किया गया था, उसे भारत ने ही जीता था। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लो। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान किसे मिला है? सिक्किम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? इसमें जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वो अपने उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है प्रथम स्थान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में। और यह जो पुरस्कार है यह केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह पुरस्कार दिया है। इसमें जो पहला स्थान वह उत्तर प्रदेश का है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। अगला जो प्रश्न है, किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? 2023, 2022, 2025 या 2024? तो वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, और भारत और आसियान के साझेदारी के कुल 30 वर्ष जो है वह पूरा हो गया है। वर्ष 1992 में आसियान द्वारा भारत को शुरू में एक क्षेत्रीय भागीदार के रूप में बनाया गया था, और वर्ष 2022 में टोटल जो है 30 वर्ष पूरे हो गए हैं भारत आसियान के, और वर्ष 2022 को इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लो। अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, हाल ही में भारत ने इसकी
रात्रि परीक्षण नाइट ट्रायल जो है सफलतापूर्वक किया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, यह सतह मार करने वाली उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसमें सही कथन की पहचान करनी है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या 1, 2 और 3। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है कि अभी हाल ही में जो है भारत ने इसका नाइट ट्रायल जो है वह सफल परीक्षण कर लिया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है यह भी सही है, यह सतह मार करने वाली उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5, जो परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका जो तीसरा स्टेटमेंट यह गलत है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वह 7,500 किलोमीटर नहीं है, यह 5,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है, केवल 1 और 2 जो है वह आपके सही है। और इसे जो है DRDO ने बनाया है, अग्नि 5 को DRDO ने बनाया है, और यह दागो और भूल जाओ मिसाइल है। आते हैं अगला प्रश्न लो, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली भारत, पेरिस फ्रांस, लंदन इंग्लैंड या नॉर्डी फिजी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, नॉर्डी फिजी में आयोजन किया जाएगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का, और यह 15 से 17 फरवरी 2023 में आयोजन जो है इसका किया जाएगा नॉर्डी फिजी में। विश्व हिंदी सम्मेलन का जो पहला संस्करण है वो वर्ष 1975 में आयोजित किया गया था, और यह आपके भारत में आयोजित किया गया था विश्व हिंदी सम्मेलन का। यहीं पर एक चीज़ और नोट कर लीजिए, फिजी की राजधानी आपकी वह सुवास है। सुवास जो है ये आपकी फिजी की राजधानी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व का कौन सा सबसे व्यस्तम जो है एयरपोर्ट बना है? 5वां, 10वां, 8वां या 12वां? तो यह जो एयरपोर्ट बना है विश्व का 10वां सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट बना है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यह आपके दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और इसके लिए इंडेक्स जारी किया गया है। यह जो इंडेक्स है यह OAG ने जारी किया है इस इंडेक्स को, और इसके अनुसार अमेरिका हॉर्सफील्ड जैक्सन का अटलांटा जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है यह सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है। अटलांटा जो है यह पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आपका दुबई एयरपोर्ट है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और तीसरे स्थान पर जापान के टोक्यो शहर में स्थित है। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इस रैंक में 10वें स्थान पर आता है, और यह आपके दिल्ली में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट ड्रैगन फ्लाई किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? जाक्सा, नासा, इसरो या रॉसकॉस्मोस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, यह जो मिशन है यह नासा का है, प्रोजेक्ट ड्रैगन फ्लाई, और इसे नासा वर्ष 2027 में लॉन्च करेगा, और यह शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है उसके अध्ययन के लिए ड्रैगन फ्लाई को लॉन्च करेगा, और यह वहाँ पे पहुँचेगा वर्ष 2034 में, ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट जो है, और यह आपके नासा का है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश, मुंबई, उत्तर प्रदेश या सौराष्ट्र? तो यह जो ट्रॉफी है यह मुंबई ने जीता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 को, और इसने फाइनल में हिमाचल प्रदेश को हराया, हिमाचल प्रदेश को हराया। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को पहली बार जो है वो मुंबई ने जीता है, मुंबई ने जो है इसे पहली बार जीता है, बाकी अन्य टीमों ने कई बार जीता है लेकिन पहली बार मुंबई ने जीता इसे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि UPSC की जो है वो एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो आप लोग जो करंट अफेयर वो जरूर फॉलो करिए। साथ में जो लोग BO और RO की तैयारी कर रहे हैं वो लोग करंट अफेयर को जरूर फॉलो जो है वो करते रहें। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है, और वर्ष 2022 की थीम ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन थी। सही कथन की पहचान करनी है, केवल 1, केवल 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है कि हाल ही में जो है 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है, और इसकी जो थीम रखी गई थी ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन, इसकी थीम रखी गई थी। तो इस प्रकार जो है इसके जो दोनों स्टेटमेंट है वो आपके सही हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पोलियो जो है, पोलियो यह आपके वायरस से होता है, वायरस से होता है, और इसका जो टीका है वह जोनास साल्क ने इसका टीका तैयार किया है, और इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर जो है जोनास साल्क ने जो है इसका टीका विकसित किया है, और इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर इसे मनाया जाता है। बात कर लेते हैं भारत के बारे में। तो भारत जो है पोलियो मुक्त हुआ है वो आपका 2014 में हुआ है, पोलियो मुक्त भारत 2014 में हो चुका है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने बच्चों के लिए प्रारंभ नीति को मंजूरी दी है? सिक्किम, ओडिशा, त्रिपुरा या हिमाचल प्रदेश? तो यह मंजूरी मिली है आपके ओडिशा सरकार द्वारा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है।
और यह बच्चों के अस्तित्व सुरक्षा, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य व शिक्षा गुणवत्ता को जो है बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ नीति जो है वो शुरू की है ओडिशा सरकार ने। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं चांजू 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और देवथल चांजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, इसके जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो आपके सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 जो है यह हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है और इसके तहत कुल 3125 किलोमीटर लंबी जो है सड़कों का विकास किया जाएगा। और यह योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे शुरू किया है। और साथ में जो है हिमाचल प्रदेश में दो जल विद्युत परियोजना चांजू 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और देवथल चांजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो आधारशिला है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और यह हिमाचल प्रदेश के चंबा एक जिला है, वहाँ पर यह परियोजना शुरू की गई है। जो चांजू 3 जो परियोजना है यह आपके 48 मेगावाट की है और दूसरी जो आपकी है देवथल चांजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये आपकी 30 मेगावाट की है और इससे पूरे वर्ष में 270 मिलियन यूनिट जो है बिजली उत्पन्न की जाएगी। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। नताशा पिर्क मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? आयरलैंड, कनाडा, स्लोवेनिया या स्पेन? यह जो महिला राष्ट्रपति बनी है ये आपकी स्लोवेनिया की बनी है। नताशा पिर्क मुसर। स्लोवेनिया की राजधानी भी आप लोग जान लीजिए। स्लोवेनिया जो राजधानी है वो लुब्लियाना जो है स्लोवेनिया की राजधानी है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। फीफा महिला विश्व कप 2023 के संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इसका जो शुभंकर है वह तजुनी है और इसे अमेरिका और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। सही कथन की पहचान करनी है आपको। केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, केवल एक। इसका जो शुभंकर व तजुनी है यह सही कथन है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट यह गलत है। इसका जो आयोजन किया जाएगा वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा वर्ष 2023 में। बात कर लेते हैं हम लोग फीफा की। तो फीफा का जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है और इसकी जो स्थापना हुई है वो वर्ष 1904 में इसकी स्थापना हुई है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया द्वारा 15 दिसंबर 2022 को एशिया पैसिफिक की सबसे बड़ी युवा नवाचार पहल यूथ को लैब का 5वां संस्करण लॉन्च किया गया है। इसका पहला जो संस्करण है वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया द्वारा 15 दिसंबर 2022 को एशिया पैसिफिक की सबसे बड़ी युवा नवाचार पहल जो यूथ को लैब है इसका 5वां संस्करण जो है इसे संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। इसका दूसरा स्टेटमेंट यह गलत है। इसका जो पहला संस्करण है वह वर्ष 2018 में नहीं वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है केवल एक जो है ये आपका सही होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2022 इन 9 चार्ट्स जो रिपोर्ट है यह किसने जारी किया है? यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, WHO या यूनेस्को? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, यह जो रिपोर्ट है यह वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1970 के बाद जो है सबसे बड़ी मंदी आई है 2022 में। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अंत तक 685 मिलियन जो आबादी है विश्व की वह अत्यधिक गरीब हो जाएगी। तो यह जो रिपोर्ट है आपके वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 23वें संस्करण जो आयोजन किया गया है 20 से 28 नवंबर 2022 को पणजी गोवा में आयोजित किया गया है और इसमें कंट्री फोकस देश फ्रांस रहा है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार स्पेन के जो फिल्म निर्देशक हैं कार्लोस सौरा को दिया गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही है। केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3? इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो 53वां संस्करण आयोजित किया गया है यह पणजी गोवा में आयोजित किया गया है
और इसकी जो डेट है इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, कब से कब तक। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 20 से 28 नवंबर 2022 तक जो है यह पणजी गोवा में इसका आयोजन किया गया है और यह 53वां संस्करण इसका आयोजन किया गया है। और इसमें जो है कंट्री फोकस जो देश रहा है वो आपका फ्रांस रहा है। तो इसका जो हैवी स्टेटमेंट है वो आपका सही है। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है वह स्पेन के फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा हैं, उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। तो इसका जो तीसरा स्टेटमेंट है यह भी सही है। इससे रिलेटेड एक फैक्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए, एक फिल्म है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम, ये फिल्म है जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। देश का पहला जमानत बांड बीमा उत्पाद किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? तो इसे जो लॉन्च किया गया है वह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसे केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री जो वर्तमान में है नितिन गडकरी ने इसे लॉन्च किया है। और यह बुनियादी ढांचा क्षेत्र में मुद्रा के फ्लो को बढ़ाने के लिए भारत का पहला जमानती बांड बीमा उत्पाद लॉन्च किया गया है। और यह बजाज आलियान जनरल इंश्योरेंस का है और इसे 19 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हाल ही में चर्चा में रहा मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया, अमेरिका, सोमालिया या चीन? तो मौना लोआ ज्वालामुखी जो आपका है यह आपके अमेरिका में है और यह अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। और यह विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है मौना लोआ ज्वालामुखी। और उसमें अभी हाल ही में जो है काफ़ी दिनों बाद जो है उद्गार हुआ, इसीलिए चर्चा में रहा है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, हाल ही में राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है। भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। दीपा मलिक टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत बनी है। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही है। हाल ही में राष्ट्रपति जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है। तो यह जो स्टेटमेंट ये आपका सही है। और भारत ने जो है टीबी मुक्त होने का जो लक्ष्य रखा है वह वर्ष 2025 रखा है। तो यह भी जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। और दीपा मलिक जो है वो टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत बनी है। तो यह भी जो स्टेटमेंट है वह सही है। तो इस प्रकार जो है तीनों जो स्टेटमेंट है उसके सही है। यहीं पर कुछ फैक्ट और आप लोग नोट कर लीजिए। और राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत जो अभियान है यह 9 सितंबर वर्ष 2022 को इसे लॉन्च किया है। और भारत ने जो लक्ष्य रखा है टीबी मुक्त होने का वह 2025 रखा है। और संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्यों के अनुसार जो विश्व के देश हैं वह टीबी मुक्त होने का जो लक्ष्य रखे हैं वर्ष 2030 रखे हैं। यह भी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री आपके वो मनसुख मंडाविया जो है वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। यहाँ पर दीपक मलिक जी जो बनी हैं वह टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत बनी हैं। और यह है हरियाणा की रहने वाली दीपा मलिक हरियाणा की रहने वाली हैं। और इन्हें वर्ष 2019 में खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है। और वर्तमान में जो है भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष भी हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष जो है दीपा मलिक जी हैं। तो इस प्रकार जो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नामक पहल किस देश ने शुरू किया है? अमेरिका, रूस, भारत या यूक्रेन? तो यह जो पहल है वो भारत ने शुरू किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। संयुक्त राष्ट्र सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए यह भारत ने शुरू किया है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष बना था भारत, उसी समय यह जो पहल भारत ने शुरू किया था। और इसमें जो है भारत है, बांग्लादेश है, मिस्र है, मोरक्को है और नेपाल जो है इसके सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र शांत सैनिकों को जो है भेजने के मामले में भारत टॉप में अपना स्थान रखता है। और पिछले साल जो है कुल 170 सैनिक जो है भारत के अमर हो गए थे, शहीद हो गए थे। इसी कारण जो है यह पहल भारत ने शुरू की है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की, इसकी जवाबदेही बने। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। जुलाई 2022 में राज्यसभा में कुल 4 लोगों को मनोनीत किया गया है। इसमें आपको बताना है इनमें कौन शामिल नहीं है। पीटी उषा, इलैयाराजा, वी विजेंद्र प्रसाद गारू या पुरुषोत्तम दास? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, इनमें जो है पुरुषोत्तम दास शामिल नहीं है। जुलाई 2020 में राज्यसभा में कुल 4 लोगों को मनोनीत किया गया है।
इनमें आपका धाविका जो पीटी उषा हैं उन्हें वह जो शामिल हैं। इलैयाराजा ये आपके संगीतज्ञ हैं। तेलुगु के स्क्रिप्ट राइटर विजेंद्र और सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र इसमें शामिल हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा में कुल 12 लोगों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में कुल अधिकतम जो सीट हो सकती है आपकी 250 हो सकती है। और मनोनीत करने का जो प्रावधान है वो हमारे आर्टिकल 80 में इसका प्रावधान किया गया है। और यह जो लोग मनोनीत होते हैं ये आपके साहित्य से हो सकते हैं, कला से हो सकते हैं, विज्ञान से हो सकते हैं और समाज सेवा से हो सकते हैं। तो यह जो 4 लोग मनोनीत किए गए हैं जुलाई 2022 में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के संदर्भ में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, हाल ही में इसमें सुधार के लिए गठित पैनल के प्रमुख अमरजीत सिन्हा बनाए गए हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इसके तहत जो है 1 वर्ष में कम से कम 100 दिनों को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 का जो बजट जारी किया गया था उसमें मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए का जो है आवंटित किया गया था। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट वह सही है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या 1, 2 और 3। इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के सुधार के लिए जो गठित पैनल है उसके जो प्रमुख बनाए गए हैं वह अमरजीत सिन्हा बनाए हैं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि 1 वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार जो है दिया जाएगा पात्र व्यक्ति को। इसका जो तीसरा स्टेटमेंट यह भी सही है। जो 2022-23 का जो बजट जारी किया गया है उसके लिए कुल 73,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया है। तो यह जो 3 स्टेटमेंट हैं वो आपके सही हैं। मनरेगा जो प्रोग्राम है यह वर्ष 2005 में जो है इसे लाया गया था प्रावधान के तहत और इसे 2006 में जो है लागू किया गया है मनरेगा को। पहले इसका जो नाम था वह नरेगा था, बाद में इसे 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया है। और अभी 2022-23 का डेटा निकाला गया था, इसमें इससे जो जुड़े लोग हैं वह लगभग 15.4 करोड़ लोग जो है वह मनरेगा से जुड़े हुए हैं। और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह पहल है और यह विश्व का सबसे बड़ा काम गारंटी कार्यक्रम है। तो इसके जो 3 स्टेटमेंट वो आपके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय नौसेना का कौन सा स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर सौंपी गई, किस नंबर की है, 5वीं, 3री, 4थी या 6ठी? तो यह जो पनडुब्बी आपकी वागीर है यह 5वीं है जिसे भारतीय नौसेना को सौंपी गई है और यह प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जा रही है और इसमें कुल 6 पनडुब्बी जो है वो बनाई जाएगी। इनमें आपका कलवरी, दूसरी आपके खंडेरी है, इसके बाद वेला है, करंज है, वागसीर है और आपका वागीर है। तो टोटल जो है 6 पनडुब्बी बनाई जाएगी और यह जो पनडुब्बी बनाई जाएगी प्रोजेक्ट 75 के तहत और इसमें जो है फ्रांस के सहयोग से यह पनडुब्बी बनाई जा रही है। यह भी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो मुंबई में स्थित है वहाँ पर इसे बनाया जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। सोनजल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, जम्मू और कश्मीर, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो इसका जो आयोजन किया गया है वह जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है सोनजल 2022 का। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर विश्वविद्यालय में वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया है। इसमें जो युवा कलाकार होते हैं वह अपनी प्रतिभा जो है दिखाते हैं और इसका जो आयोजन है वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। फीफा विश्व कप 2022 संदर्भ में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, हाल ही में अर्जेंटीना ने कतर में आयोजित फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन विश्व कप 2022 फ्रांस को हराकर जीता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, फीफा विश्व कप 2022 गोल्डन बूट किलियन एम्बापे और गोल्डन बॉल लियोन मेसी ने जीता है। फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक प्रतीक लाइव है। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या 1, 2 और 3? इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है कि अर्जेंटीना ने 2022 फीफा का जो खिताब है
वो फ्रांस को हरा के जीता है और यह कतर में आयोजित किया गया था। पहला जो स्टेटमेंट बस सही है। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट का जो अवार्ड है वो किलियन एम्बापे ने जीता है और गोल्डन बॉल का जो अवार्ड है वो लियोन मेसी ने जीता है। साथ में गोल्डन ग्लोब का जो अवार्ड है वह एमिलियानो मार्टिनेज ने जीता है और युवा खिलाड़ी का जो अवार्ड है वह एंजो फर्नांडिस ने जीता है। फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो है वह इंग्लैंड टीम को दिया गया है। इसका जो तीसरा स्टेटमेंट यह भी सही है। फीफा विश्व कप 2022 का जो आधिकारिक प्रतीक है आपका वो लाइव है और लाइव का जो अर्थ है सुपर स्किल्ड प्लेयर इसका अर्थ है। हम लोग थोड़ा फीफा के बारे में जान लेते हैं। फीफा का जो पहली बार आयोजन किया गया था वो वर्ष 1930 में इसका पहली बार आयोजन किया गया था उरुग्वे में और यह प्रत्येक 4 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। अगला जो आयोजन होगा वह वर्ष 2026 में आयोजन होगा और यह जो आयोजित होगा यह कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको जो है संयुक्त रूप से इसका आयोजन करेगा। कतर में जो आयोजित किया गया था वह 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया था और यह इसका 22वां संस्करण था। तो इसके जो 3 स्टेटमेंट हैं वो आपके सही है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लद्दाख, केरल, तमिलनाडु या असम? तो इसको जो स्थापित किया जा रहा है आपके लद्दाख में इसको स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य लद्दाख में एक वन्यजीव अभ्यारण्य उसका जो नाम है चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसी के एक हिस्से में जो है इसे स्थापित किया जा रहा है पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल है नाइट स्काई अभ्यारण्य। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू किया है? रूस, इंग्लैंड, अमेरिका या जापान? तो यह जो स्कीम भारत ने शुरू की है वह इंग्लैंड के साथ मिलकर शुरू की है यंग प्रोफेशनल स्कीम और इस स्कीम के अनुसार जो है 18 से 30 वर्ष के 3000 जो युवा हैं वह इंग्लैंड में जाएंगे। वह 2 साल तक रहेंगे और वहाँ पर जो है नौकरी प्रोवाइड करेगा इंग्लैंड और इसके लिए जो है वीज़ा भी इंग्लैंड देगा। तो इसका जो ऑप्शन भी है वह सही है। और वर्तमान में जो है इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री नए चुने गए हैं वह ऋषि सुनक हैं। ऋषि सुनक इंग्लैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो इसका जो ऑप्शन भी है वह सही है। हाल ही में किस देश द्वारा रॉकेट आर्टेमिस 1 लॉन्च किया गया है? रूस, अमेरिका, चीन या कनाडा? तो इसे जो लॉन्च किया है वह अमेरिका ने लॉन्च किया है आर्टेमिस 1 को और इसे कैनेडी स्पेस से जो है इसे लॉन्च किया है। अमेरिका के जो नासा ने इसे लॉन्च किया है आर्टेमिस 1 को और यह चंद्रमा पर भेजे जाने वाला अमेरिका का दूसरा जो है मिशन है आर्टेमिस 1। इससे पहले जो है अपोलो जो है अमेरिका ने भेजा था। अपोलो मिशन को अमेरिका ने भेजा था और यह 50 साल बाद जो है आर्टेमिस 1 को अमेरिका ने लॉन्च किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। किस शहर में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? यह कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में, भुवनेश्वर में, मुंबई में या गुरुग्राम में? तो यह जो स्थित है आपका मुंबई में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जिसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से जो है सम्मानित किया गया है। ये आपके मुंबई में स्थित है। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी को आमंत्रित किया गया है? फिलीपींस, इजराइल, कतर या मिस्र? तो यह जो राष्ट्रपति हैं ये आपके मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतह अल सीसी, जो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जो है आमंत्रित किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। साइट्स के संबंध में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पनामा सिटी में वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसे साइट्स के नाम से जाना जाता है, के लिए पक्षकारों का जो सम्मेलन आयोजित किया गया था यह उसकी 19वीं बैठक आयोजित की गई है। दूसरा जो स्टेटमेंट है इसका जो पहला सम्मेलन वर्ष 1976 में हुआ था और इसमें जो वर्तमान सदस्य देश हैं इनकी जो संख्या आपका 183 सदस्य देश हैं। इसमें आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 3 या 1, 2, 3।
इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है। पनामा सिटी में वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन की जो COP19 है इसे आयोजित किया गया है। इसका दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वह 1976 में नहीं बल्कि 1975 में इसका पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इसका जो तीसरा स्टेटमेंट यह सही है। वर्तमान कुल जो है 183 जो है सदस्य देश हैं। इस प्रकार जो है पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वह सही है। और इसमें इसमें भारत ने अपनी सहमति दर्ज की थी वह वर्ष 1976 में भारत ने इसमें जो है एक सदस्य देश बना था। और बाद में जो है 1981 जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो इसका तीसरा संस्करण था, वह भारत में ही आयोजन इसका किया गया था साइट्स का। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। साइट्स का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए। द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है। और जिनेवा जो है आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसका जो उद्देश्य है वह वन्य जीवों और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कारण उनके अस्तित्व को बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नई चेतना जो अभियान है यह किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? तो यह जो पहल है, यह जो अभियान है, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है, नई चेतना। और इसे ग्रामीण विकास मंत्री जो वर्तमान में गिरिराज सिंह, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करने के लिए नई चेतना अभियान शुरू किया गया है। और इसे नवंबर 2022 में शुरू किया गया था। और यह पूरे 1 माह तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी कितनी हो गई है? 6 अरब, 7 अरब, 8 अरब या 9 अरब? तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया कुल आबादी हो गई है वह कुल 8 अरब हो गई है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और यह जो रिपोर्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022, यह संयुक्त राष्ट्र ने यह रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, चीन को पीछे करके। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। इंटरपोल की 90वीं महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत 1949 में इसमें शामिल हुआ था। वर्तमान में इसके कुल 195 सदस्य देश हैं। और यह जो स्टेटमेंट है यह इंटरपोल के संदर्भ में यह सभी स्टेटमेंट हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 या 1, 2, 3। इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है। इंटरपोल की 90वीं जो बैठक आयोजित की गई थी वह नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और इसे 18 से 21 अक्टूबर के मध्य आयोजित की गई थी। इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है। भारत जो है 1949 में इंटरपोल का जो है एक सदस्य देश बना था। और वर्तमान में जो है इंटरपोल के कुल 195 सदस्य देश हैं। इसका जो तीसरा स्टेटमेंट यह भी सही है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन डी है आपका सही होगा। इंटरपोल की जो स्थापना हुई है वह वर्ष 1923 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो मुख्यालय है लियोन्स जो फ्रांस में स्थित है, यहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं इंटरपोल के वह अहमद नासर अल रईसी जो है इसके अध्यक्ष हैं। पिछली बार जो बैठक भारत में आयोजित की गई थी वो 25 साल पहले अर्थात 1997 में इंटरपोल की बैठक आयोजित की गई थी भारत में। और इसकी 90वीं जो बैठक हुई है ये आपके नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भारत ने किस राज्य में शहरी सेवाओं के सुधार के लिए एडीबी के साथ $125 मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तेलंगाना, केरल, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु? तो भारत ने जो समझौता किया एडीबी के साथ $125 मिलियन का वह आपका तमिलनाडु के लिए किया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। बात करते हैं हम लोग एडीबी की। तो एडीबी जो स्थापना हुई है वर्ष 1966 में एडीबी की स्थापना हुई है। और इसका जो मुख्यालय है वह मनीला फिलीपींस में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। और वर्तमान में जो इसके कुल 68 सदस्य देश हैं। यह सभी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ग्लोबल 100 इंडेक्स 2022 के संदर्भ में यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। 4
बेलारूस की 1, बांग्लादेश की 64, भारत की 107 और पाकिस्तान की 99 दी गई है। इसमें आपको बताना है कौन सी रैंकिंग जो है सही सुमेलित है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में बेलारूस की जो रैंकिंग है वह पहली है, यह शीर्ष पर है। इसमें भारत की जो रैंकिंग वह 107 है, पाकिस्तान की जो रैंकिंग आपकी 99 है, परंतु बांग्लादेश की जो रैंकिंग है वह 64 नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की जो रैंकिंग है वह 84 है। तो इसका जो पहला, तीसरा और चौथा आपका सही सुमेलित है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। साथ में जो है 64 जो है ये आपके श्रीलंका का है, जो भारत का पीछा काफ़ी अच्छा है। इसके साथ ही नेपाल की जो रैंकिंग है इसमें है वह 81 है, बांग्लादेश की 84 है और पाकिस्तान आपका 99 है। और भारत इस रैंकिंग में कुल 107वें स्थान पर है। और इसमें कुल जो रैंकिंग जारी की गई थी वह कुल 121 देशों की रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें भारत का 107वां स्थान है, जो काफ़ी ख़राब है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गूगल ने प्रोजेक्ट वाणी किसके सहयोग से शुरू किया है? IIT मद्रास, IIT कानपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान या दिल्ली यूनिवर्सिटी? तो गूगल ने इसे शुरू किया है भारतीय विज्ञान संस्थान के सहयोग से। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और इसके साथ जो है आर्ट पार्क है वह भी इसमें सहयोग किया है। और इसके तहत जो 3 साल में कुल 777 जिलों के लगभग 1 मिलियन लोगों के भाषण सेट एकत्र करके जो है पूरे भारत में उपयोग की जाने वाली विविध भाषाओं का मानचित्रण किया जाएगा। और इसका जो उद्देश्य है एक स्वचालित भाषण पहचान, भाषण से अनुवाद और प्राकृतिक भाषा समझ जैसे तकनीकों का विकास किया जाएगा प्रोजेक्ट वाणी के तहत। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस सेना बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? SSB, CISF, BSF या CRPF? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी BSF का जो है प्रहरी ऐप को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। BSF की जो स्थापना हुई है वर्ष 1965 में BSF की स्थापना हुई है और इसे रक्षा की पहली पंक्ति के नाम से भी जाना जाता है और यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है आता है। SSB जो 2022 में अपना 1 दिसंबर को 58वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। 720 मेगावाट मंगदेचु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नेपाल ने किस देश के सहयोग से स्थापित किया है? चीन, बांग्लादेश, अमेरिका या भारत? तो नेपाल ने इसे स्थापित किया है भारत के सहयोग से। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वर्ष 2019 में किया था नेपाल के लिए। और इसकी जो क्षमता वह कुल आपकी 720 मेगावाट की है। और इसके बनने जो है भूटान में 44% जो है बिजली उत्पादन की वृद्धि हो गई है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। गृह मंत्रालय और किस राज्य ने ZUF सशस्त्र समूह के साथ संचालन समाप्त समझौते पर हस्ताक्षर किया है? मेघालय, मणिपुर, नागालैंड या उड़ीसा? यह आपका समझौता हुआ है गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार और जेलियनग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट, जिसे ZUF के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और यह है नागाओं का एक सशस्त्र समूह है जो मणिपुर में जो है सक्रिय है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। UPSS 2022 में जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन आया था और आगे भी UPSS में आने की संभावना है। यह प्रश्न आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हाल ही में किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? मैसूर, नई दिल्ली, पुणे या उडुपी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी उडुपी में जो है खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है वह केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया है। और उडुपी जो है यह कर्नाटक में स्थित है। और यह स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खेल वैज्ञानिकों एवं एथलीटों को एक साथ लाएगा। और यह आपके उडुपी में उसका उद्घाटन किया गया है। लवलीना बोरगोहेन निकहत जरीन ने महिला मुक्केबाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य या इनमें से कोई नहीं?
तो इन दोनों ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने फाइनल में लवलीना बोरगोहेन ने जो है फाइनल में अरुंधति चौधरी को हराकर जो है स्वर्ण पदक जीता है। और इनकी जो कैटेगरी थी वो 75 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में इन्होंने जीता है। और इसके साथ निकहत जरीन जो है इन्होंने अनामिका को हराकर 50 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। लवलीना बोरगोहेन जो है ये आपकी असम की हैं और निकहत जरीन आपके तेलंगाना की हैं। इनके राज्य को जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और यह जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी यह भोपाल में आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता महिला मुक्केबाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप, इसे 20 से 26 दिसंबर के मध्य जो है आयोजित की गई थी मध्य प्रदेश में। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ यूपीएससी आरओ, बीओ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2020 की इसकी थीम किसी को भी पीछे ना छोड़ें, लीव नो वन बिहाइंड थी। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, इसके जो दोनों स्टेटमेंट वह सही है। विश्व खाद्य दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है। और 2022 में जो इसकी थीम रखी गई थी किसी को भी पीछे ना छोड़ें, लीव नो वन बिहाइंड जो है इसकी थीम रखी गई थी। और इसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है विश्व खाद्य का, वह खाद्य व कृषि संगठन है। और इसकी जो स्थापना की गई थी, जिसे हम लोग FAO के नाम जानते हैं, इसकी जो स्थापना की गई थी वर्ष 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, जिसे सर्व के नाम जाना जाता है, के अनुसार भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? 2030, 2033, 2035 या 2037? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, वर्ष 2037 तक जो है भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न और आपकी परीक्षा में पूछा सकता है कि भारत 10 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी वाला देश कब तक बन जाएगा? तो वह आपका 2035 तक बन जाएगा भारत 10 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश। अगर प्रश्न पूछता है तीसरी अर्थव्यवस्था तक कब तक बन जाएगा, तो आपका 2037 तक बन जाएगा। और वर्तमान भारत कौन सी अर्थव्यवस्था बना है? वो आपकी 5वीं अर्थव्यवस्था भारत है विश्व की। ये तीनों फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में 5वीं अर्थव्यवस्था भारत, 2035 तक 10 ट्रिलियन का टारगेट भारत का है कि यह पूरा कर लेगा। और 2037 तक जो है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था आपका भारत बन जाएगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक संदर्भ में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया है। और इस सूचकांक में भारत की रैंक 66वीं है। इसमें कुल 4 आयाम होते हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या 1, 2, 3। इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने वैश्विक बहुआयामी सूचकांक 2021 को जारी किया है। इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है। इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 66वीं है। तीसरा जो स्टेटमेंट यह गलत है। इसमें 4 आयाम नहीं होते हैं बल्कि इसमें 3 आयाम होते हैं। और वह आयाम आपका शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जीवन स्तर होता है। तो टोटल जो है 3 स्तर होते हैं, 3 आयाम होते हैं वैश्विक बहुआयामी सूचकांक गरीबी सूचकांक के लिए। और यह जो शीर्षक से जारी किया गया था वह अनपैकिंग डेप्रिवेशन बंडल टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के नाम से जो है शीर्षक के रूप में जिसे जारी किया गया था वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को। एक चीज़ और आप लोग भारत नोट कर लीजिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे ज़्यादा गरीबी वो आपकी बिहार में है,
बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है। दूसरे स्थान पर आपका झारखंड है, और हम लोग भी बहुत पीछे नहीं है। यूपी जो है वो तीसरे नंबर पर है। यूपी जो है तीसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में है, दूसरे स्थान पर आप झारखंड का, और तीसरे स्थान पर आपका यूपी है। और सबसे कम गरीबी कहाँ पर, वह भी आप लोग जान लीजिए। सबसे कम जो गरीबी है वो आपके केरल में है, दूसरे स्थान पर पुदुचेरी में, और तीसरे स्थान पर आपका लक्षद्वीप में। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका सही है। पहला जो ऑप्शन है वो सही है, केवल 1 और 2। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 1 अक्टूबर 2022 को भारत के कुल कितने शहरों में 5G सेवा शुरू हुई है? 10, 12, 14 या 13? तो भारत कुल 13 शहरों में 1 अक्टूबर 2022 को 5G सेवा शुरू की है। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। इसमें आपका दिल्ली है, गुरुग्राम है, मुंबई है, पुणे है, अहमदाबाद है, कोलकाता, लखनऊ, गांधीनगर, चंडीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई और जामनगर। आप लोग इस संख्या सब नोट कर लीजिए, वह बहुत है। 13 शहरों में जो है 5G सेवा शुरू की गई है 1 अक्टूबर 2022 को। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP कहाँ बनाया जाएगा? ग्वालियर, गुरुग्राम, बेंगलुरु या चेन्नई? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, चेन्नई में बनाया जाएगा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। और इसे जो है रिलायंस इंडस्ट्री बनाएगी, रिलायंस इंडस्ट्री से बनाएगी। और इसकी जो कुल लागत रखी गई वह 1424 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत आंकी गई है। और इसे भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जाएगा। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को जो चेन्नई में बनाया जाएगा। आप लोग करंट अफेयर को देखते रहिए और अपनी एक नोटबुक जरूर बना लीजिए करंट अफेयर की। आज हम लोग 100 करंट अफेयर को कवर कर लेंगे और जल्दी आपकी ये 400 से 500 करंट अफेयर आपका पूरा हो जाएगा। और ये इतने जो करंट अफेयर आपको कराए जाएंगे वो आपके यूपीएससी किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होंगे। जिस प्रकार के करंट अफेयर कराया जा रहा है आप यूट्यूब में देख लीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न आपको इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। कुछ स्टेटमेंट कराएंगे और कुछ आपको छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है? पुणे, इंदौर, हैदराबाद या अहमदाबाद? तो यह जो अवार्ड है वह हैदराबाद ने जीता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड को जीत लिया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, तमिलनाडु सरकार द्वारा जो है कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को सूचित किया गया है, अधिसूचित किया गया है। और यह जो है तमिलनाडु का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। और इसका जो कुल एरिया है वह 686 वर्ग किलोमीटर इसका कुल एरिया है। और वर्तमान में जो है तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वह MK स्टालिन जी हैं। MK स्टालिन जो है वह वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान और अन्य उपयुक्त निर्दिष्ट क्षेत्रों में चीतों की निगरानी के लिए चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें कुल 7 सदस्य हैं और इसकी जो अवधि है वो 2 वर्ष रखी गई है। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 3 या 1, 2 और 3। इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है। मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में जो चीते लाए गए हैं उनकी निगरानी के लिए चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें 7 सदस्य नहीं है, इसमें कुल 9 सदस्य हैं और इसकी जो अवधि रखी गई है वो 2 वर्ष रखी गई है। तो इस प्रकार जो है पहला और तीसरा आपका सही है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नामीबिया देश से कुल 8 चीते लाए गए हैं, जिनमें 5 मादा हैं और 3 जो है नर चीता हैं। और इसे 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत से चीते जो विलुप्त हो गए थे वह वर्ष 1952 में जो है इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था और इसे लाकर मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग।
हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी या धौलावीरा? तो यह जो बनाया जाएगा ये हरियाणा के राखीगढ़ी में बनाया जाएगा। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? नोएडा, नई दिल्ली, इंदौर या धर्मशाला? तो यह जो उद्घाटन किया गया है यह उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर का, और यह भारत का दूसरा डाटा सेंटर है। और इसकी जो लागत कुल आंकी गई है वह 7,000 करोड़ रुपये जो है इसकी कुल लागत आएगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरीट के रूप में किसे नामित किया गया है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु या IIT कानपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरीट के रूप में नामित किया गया है। और 2023 की जो इसकी थीम रखी गई है वह नवोन्मेषी सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान जो है इसकी थीम रखी गई है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।